हेलो स्टूडेंट, आज हम आवर्तबीजी पात्रों में लैंगिक जनन का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम नर एवं मादा युग्मकोद्भिद की संरचना एवं विकास का अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में अपन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, उसके सिग्निफिकेंस का अध्ययन करेंगे और माइक्रोस्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं ये समझेंगे और मेगास्पोरोजिनेसिस किसे कहते हैं इसका अध्ययन भी अपन करेंगे। देखिए, ये अपना आवर्तबीजी प्लांट है, उसके अंदर जो लैंगिक जनन होता है उसकी जो बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट होती है वो अपना फ्लावर होती है। फ्लावर ही अपना बेसिक रिप्रोडक्टिव यूनिट है आवर्तबीजी यहाँ एंजियोस्पर्म प्लांट की। इसके अंदर 4 चक्र होते हैं। 4 चक्र में 2 तो सहायक चक्र होते हैं और 2 जननशील चक्र होते हैं। सहायक चक्र में बाहर वाला, सबसे बाहर वाला बाह्य दलपुंज और ये बाह्य दलपुंज है, अंदर वाला दलपुंज होता है। बाह्य दलपुंज को अपन कैलिक्स बोलेंगे, उसके अंदर वाला चक्र जो दल है उसको अपन करोला बोलेंगे। और इनकी जो सिंगल जो यूनिट है, बाह्य दलपुंज की सिंगल यूनिट को अपन सेपल्स बोलते हैं और जो दलपुंज है उसकी सिंगल यूनिट को अपन पेटल्स बोलते हैं। इसके बाद अपना नंबर आता है जननशील चक्र का। जनन चक्र में जिसको 3rd नंबर का चक्र कहते हैं उसे अपन एंड्रोशियम बोलते हैं। ये देखो डायग्राम में एंड्रोशियम है। एंड्रोशियम की जो सिंगल यूनिट है वो स्टैमेन कहलाती है। इसके बाद चौथा और लास्ट चक्र है अपना गाइनोशियम, दिखाया हुआ है डायग्राम में गाइनोशियम की जो सिंगल यूनिट है उसे पिस्टिल या फिर कार्पल्स बोलते हैं। और ये जो फ्लावर है वो जिस व्रंत पर लगा हुआ होता है उसे पेडिसिल बोलते हैं। और ये जो फ्लावर है जिसको मैंने बताया ये अपने तने का मॉडिफाइड रूप है। यानी मॉडिफाइड कैसे है कि जैसे गन्ने का एग्जांपल लेते हैं, उसमें पर्व और पर्व संधियां दूर दूर होती है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, हाईली कंडेंस्ड हो जाती है। यानी यहाँ बिल्कुल पास हो जाती है पर्व व पर्व संधियां और उसी के ऊपर चारों जनन चक्र लगे हुए रहते हैं। अब देखिए, जो अपना नर जनन अंग है वो स्टैमेन कहलाता है या इसको माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। जो अपना एंजियोस्पर्म प्लांट का नर जनन अंग है वो स्टैमेन होता है, जिसको अपन माइक्रोस्पोरोफिल भी कहते हैं। अब स्टैमेन का डायग्राम देखिए। स्टैमेन को अपन 3 भागों में डिवाइड करते हैं। जो लंबा व्रंतनुमा भाग दिखाई दे रहा है डायग्राम में देखिए उसे फिलामेंट कहते हैं, दूसरा इसका कनेक्टिव और तीसरा पोलन सेक है। तो जो पोलन सेक है वो फिलामेंट के टॉप पर लगा हुआ रहता है और वो जिससे जुड़ा हुआ होता है उसको कनेक्टिव कहते हैं। यानी फिलामेंट और पोलन सेक आपस में कनेक्टिव द्वारा जुड़े रहते हैं और ये जो कनेक्टिव है स्टेराइल होता है, यानी इसको अपन क्या कहते हैं, बंध्य कहते हैं। इसका जनन में कोई पार्ट नहीं होता है। और जो अपना इसका पोलन सेक है डायग्राम में देखिए, पोलन सेक के जिसको एंथर बोलते हैं उसके 2 लोब होते हैं। यानी एक पोलन सेक के 2 लोब हो गए और दोनों लोब में देखिए ये 2 लोब है, दोनों लोब में हर में 2 चैम्बर्स होते हैं जिसको अपन पोलन चैम्बर्स कहते हैं। यानी 2 चैम्बर इसमें हो गए, 2 चैम्बर इधर हो गए, हर लोब में 2 चैम्बर हो गए, तो कुल मिला के चैम्बर 4 हो गए, जिसको अपन क्या बोलते हैं, पोलन चैम्बर्स बोलते हैं। जिसको अपन क्या बोलेंगे, पोलन चैम्बर्स बोलते हैं। इन पोलन चैम्बर्स को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं, जिसमें माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। माइक्रोस्पोर यानी परागकणों का निर्माण होता है। अब देखिए अपन जो ये एंथर लोब था अपना, जिसको में क्या होता है कि ये शुरुआत में इनिशियल स्टेज में तो क्या होता है, एक होमोजीनस मास होता है, एक जोशी कोशिकाओं का एक ग्रुप होता है जिसको अपन होमोजीनस मास बोलते हैं। और ये होमोजीनस मास जो है वो एपिडर्मिस द्वारा कवर किए रहता है। यानी शुरुआत में क्या होते हैं, चैम्बर्स अलग अलग नहीं बनते हैं, एक सेल्स का होमोजीनस मास होता है जो एपिडर्मिस द्वारा कवर किए हुए रहता है। लेकिन फर्दर इसमें क्या होता है कि धीरे धीरे इसमें 4 चैम्बर बन जाते हैं, यानी 4 माइक्रोस्पोरेंजियम बन जाते हैं। और चारों माइक्रोस्पोरेंजियम में, हर माइक्रोस्पोरेंजियम में जो एक सेल होती है वो आकार में बहुत बड़ी हो जाती है, उसका केंद्रक भी कैसा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी इतनी सारी सेल्स इसमें होती है, उनमें से केवल एक सेल ही ऐसी है जो आकार में कैसी हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, उसका केंद्रक भी कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। वो सेल क्या कहलाती है,
आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। वो सेल क्या कहलाएगी, जो हर सेल बड़ी बड़ी हो जाती है वो आर्किस्पोरियल सेल कहलाती है। अब जो ये आर्किस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। आर्किस्पोरियल सेल में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल बनती है। आर्किस्पोरियल सेल, जो हर में आर्किस्पोरियल सेल होती है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है और उस पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल बनती है। देखो आर्किस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन से दो सेल बने, एक तो है प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी जो अपनी आर्किस्पोरियल सेल है उसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, उस डिवीजन से होने से दो सेल बनी। दो सेल में जो पहली वाली है वो प्राइमरी पैराइटल सेल कहलाती है और दूसरी वाली जो है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है वो एंथर वॉल का फॉर्मेशन करती है, यानी प्राइमरी पैराइटल सेल से बाद में एंथर की वॉल बनती है। और जो दूसरी सेल है वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल कहलाती है और वो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल बाद में स्पोरोजिनस सेल में बदल जाती है और स्पोरोजिनस सेल में बदलने के बाद उसमें माइक्रोस्पोर मदर सेल में बदल जाती है। एमएमसी बोलते हैं उसको, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल है। फिर उसके अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस होने से एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, यानी कितने बने, 4 परागकण बनते हैं। अब उसका अपन वापस फुल डायग्राम अपन देखेंगे। अपन ने क्या देखा, जो वॉल बनती है, एंथर की जो वॉल बनती है वो किससे बनती है, प्राइमरी पैराइटल सेल से। प्राइमरी पैराइटल सेल अपन ने देखा डायग्राम में, तो प्राइमरी पैराइटल सेल से वॉल बनती है जिसको एंथर वॉल कहते हैं। और यह जो एंथर वॉल है वो 4 उसकी अलग अलग लेयर्स है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस क्या होती है, सबसे बाहर वाली लेयर है और वो सिंगल लेयर्ड होती है, यानी एक सिंगल लेयर की कोशिका इसमें बनी हुई होती है। सिंगल लेयर्ड है, उसका क्या फंक्शन है, वो एंथर की सुरक्षा का काम करती है। उसके अंदर वाली लेयर देखिए एंडोथीसियम है। सेकंड नंबर की लेयर कौन सी है, एंडोथीसियम है। एंडोथीसियम में क्या होता है, सेल में अल्फा सेल्यूलोज जम जाता है। अल्फा सेल्यूलोज जम जाने से क्या होगा, वो हाइग्रोस्कोपिक हो जाती है। उसके कारण क्या होता है कि जब प्लांट को ड्राई कंडीशंस मिलती है तब क्या होगा कि जो अल्फा सेल्यूलोज के जमा होने से हाइग्रोस्कोपिक जो सेल बनी उसमें तनाव उत्पन्न हो जाएगा और तनाव उत्पन्न होने के कारण परागकोश में स्फुटन हो जाता है। थर्ड लेयर है इसकी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर क्या होती है, 2-3 लेयर्स में होती है। उसके बाद चौथे नंबर की लेयर है जो लास्ट है, उसको टेपिटम बोलते हैं। टेपिटम क्या है, इंपॉर्टेंट लेयर है इसके अंदर। ये एमएमसी को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। तो जो टेपिटम है वो 2 तरह की टेपिटम होती है, एक तो अमोइबॉइडल टेपिटम और एक ग्रेन्युलर टेपिटम। इसके अंदर क्या होती है, ज्यादातर ग्रेन्युलर टेपिटम होती है। ग्रेन्युलर टेपिटम में क्या होता है कि एक गोलाकार संरचना बन जाती है। उस गोलाकार संरचना को हम प्रोयूबिश बॉडीज बोलते हैं। क्या बोलेंगे, इसके अंदर गोलाकार संरचना बन जाती है। इस गोलाकार संरचना को प्रोयूबिश बॉडीज बोलते हैं। फिर इसके अंदर क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन जम जाता है। प्रोयूबिश बॉडीज में क्या होगा कि स्पोरोपोलेनिन जम जाएगा और स्पोरोपोलेनिन जम जाने के बाद ये प्रोयूबिश बॉडीज जो है यूबिश बॉडीज में बदल जाएगी। किसमें बदल जाएगी, प्रोयूबिश बॉडीज यूबिश बॉडीज में बदल जाएगी। और ये जो यूबिश बॉडी है वो अपने परागकण की बाह्य चोल का निर्माण करती है। इसमें स्पोरोपोलेनिन का जमा हो जाता है, इसलिए यह कहाँ की कवरिंग कर लेगी, अपनी परागकण की बाह्य चोल जिसको अपन एक्साइन कहते हैं उसका निर्माण कर लेती है। एक फंक्शन तो इसका ये हो गया टेपिटम का। और दूसरा फंक्शन क्या है, जो टेपिटम जो है वो परिवर्तनशील परागकण जो होते हैं उसको पोषण प्रदान करने का काम करती है। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आता रहता है कि यदि इस अवस्था में टेपिटम डीजनरेट हो जाए, यानी डीजनरेट मीन्स टेपिटम नष्ट हो जाए तो क्या होगा। यदि इस अवस्था में टेपिटम नष्ट हो जाए तो जो परागकण बनते हैं वो बंध्य यानी स्ट्राइल होते हैं। कैसे परागकण बनेंगे, बंध्य होते हैं यानी स्ट्राइल बनते हैं। यानी अपन ने चारों लेयर की स्टडी कर ली, बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली एंडोथीसियम, मिडिल लेयर, फिर टेपिटम। टेपिटम का फंक्शन अपन ने देख लिया। और टेपिटम जो है अपन ने क्या बताया, एमएमसी माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है
उसको कवर करने का काम भी करती है। अब जो अपन इसमें नीचे वाले डायग्राम में देखिए कि इसमें जो एमएमसी है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, जो मैंने पहले बताया किससे बनती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, अपनी जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है वो स्पोरोजिनस सेल से बनती है। स्पोरोजिनस सेल्स किसमें बदल जाएगी, एमएमसी में। फिर एमएमसी में क्या होगा कि जो एमएमसी मीन्स माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, उसमें मियोसिस होगा। मियोसिस होने से एक सेल से 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं, जिसको अपन माइक्रोस्पोर भी बोलते हैं, पोलन ग्रेन भी बनते हैं। ये इतने सारे पोलन ग्रेन जिसमें अपन ने दिखाए हैं, अपन देख चुके हैं। स्पोरोजिनस सेल है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल में चेंज हो जाती है, उसमें मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद यहाँ क्या बनेंगे, 4 माइक्रोस्पोर बन जाते हैं। अपने डायग्राम में भी देख लिया, स्टार्ट में भी देख लिया। अब आगे देखिए, पूरा व्यू इसमें दिखा रखा अपन ने। सबसे पहले स्टेमन है, स्टेमन का अपन ने इसको काटा है, चारों चेम्बर अपने को दिखाई दे रहे हैं। चारों चेम्बर में देखो ये 4 चेम्बर है, वो पोलन सेक भी कहलाएंगे अपने। यहाँ इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी बोलते हैं। इसकी सारी लेयर्स इसमें फिर से दिखाई हुई है। और ये जो एमएमसी अंदर जो है, सबसे अंदर कैपिटल किसको कवर किए हुए रहती है, एमएमसी को कवर किए हुए रहती है। यानी माइक्रोस्पोर जो मदर सेल्स होती है, अपन उसको पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को अपन क्या बोलते हैं, पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं। ये डिप्लॉयड होती है, ये सेल्स कैसी होगी, डिप्लॉयड होगी। मैंने पहले भी बताया था डिप्लॉयड होती है, उसमें मियोसिस होता है। ये देखो पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, इसमें मियोसिस होता है। और मियोसिस होने पर ये एक एमएमसी से 4 पोलन ग्रेन बनते हैं। एक एमएमसी से क्या होगा, 4 पोलन ग्रेन बनेंगे और चारों जुड़े हुए रहते हैं। चारों जुड़े हुए रहेंगे, इसको हम टेट्राड बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन इसको, टेट्राड बोलते हैं। जब ये अलग अलग उसका सेपरेशन हो जाएगा तो फिर ये पोलन ग्रेन कहलाएंगे और ये कैसे हो जाते हैं, राउंड शेप में हो जाते हैं। इसको वापस यहाँ से समझ लीजिए। इसमें क्या होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल या इसको पोलन मदर सेल कहते हैं, ये डिप्लॉयड होती है। ये इसमें क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस होने पर 4 पोलन ग्रेन्स बनते हैं और ये चारों पोलन ग्रेन्स कैसे हुए, जुड़े हुए हैं। इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे, टेट्राड बोलेंगे। अब इसमें सेपरेशन होगा, सेपरेशन होने से चारों पोलन ग्रेन अलग हो जाएंगे और ये राउंड शेप में हो जाते हैं। अब अपन टाइप्स ऑफ टेट्राड की स्टडी करेंगे। अपन ने बताया कि टेट्राड में क्या होता है, 4 पोलन ग्रेन आपस में जुड़े हुए रहते हैं। इसके टाइप बताइए 4 तरह के, एक तो टेट्राहेड्रल, आइसोबाइलेटरल, डेसिक्यूएट, टी शेप्ड और लीनियर। अब नंबर 1 जो है डायग्राम में देखो, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में क्या दिखा रखा है, नंबर 1 में केवल अपने को 3 पोलन ग्रेन ही सामने दिखाई देता है, चौथा पोलन ग्रेन उसमें पीछे की ओर छिपा हुआ रहता है। देखिए 3 अपने को दिखाई दे रहे हैं और चौथा कहाँ है, उसके पीछे की ओर छिपा हुआ है। इसको टेट्राहेड्रल बोलते हैं। यह अधिकांश डायकॉट प्लांट्स में टेट्राहेड्रल जो है वो टेट्राड पाया जाता है। दूसरा है आइसोबाइलेटरल। आइसोबाइलेटरल के डायग्राम में देखिए चारों दिखाई देते हैं, यानी चारों आइसोबाइलेटरल में चारों एक ही तल में है। डायग्राम में देखो चारों के चारों पोलन ग्रेन सामने दिखाई दे रहे हैं, यानी एक ही तल में होते हैं आइसोबाइलेटरल में। इसका एग्जांपल है मोनोकोट प्लांट। यानी टेट्राहेड्रल तो सारे डायकोट प्लांट में होती है अधिकांश, और आइसोबाइलेटरल होती है वो मोनोकोट प्लांट में होती है। थर्ड डेकुसेट। थर्ड देखिए डेकुसेट। डेकुसेट में भी 3 ही दिखाई दे रहा है आगे, क्योंकि डेकुसेट में क्या होता है, जो पोलन ग्रेन होते हैं वो अपने 2-2 पोलन ग्रेन एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। दोनों पोलन ग्रेन क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, यानी दोनों एक दूसरे के समकोण पर होते हैं। तो इससे क्या होगा, जो ऊपर वाले दोनों पोलन ग्रेन है वो तो अपने को सामने दिखाई दे रहा है और नीचे वाला केवल एक ही दिखाई देता है, एक उसके पीछे रह जाता है। ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है मैग्नोलिया। डेसिकोट में क्या होता है, एग्जाम्पल मैग्नोलिया। फिर है फोर्थ, देखो टी शेप। कैसा दिखाई दे रहा है, ये टी के आकार का दिखाई दे रहा है। इसमें क्या होता है, जो ऊपर वाले 2 होते हैं वो तो अनुप्रस्थ रहते हैं और नीचे वाले 2 इसके लंबवत रहते हैं। ऊपर वाले 2 तो कैसे रहेंगे, अनुप्रस्थ, और नीचे वाले 2 कैसे रहेंगे, लंबवत रहेंगे। इसलिए कैसी शेप बन जाती है इसकी, ये टी की आकृति के दिखाई देते हैं। ये एरिस्टोलोकिया में होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, एरिस्टोलोकिया। फिर फिफ्थ देखो लीनियर। लीनियर यानी रेखीय क्रम में। इसके अंदर क्या होगा, जो चारों पोलन ग्रेन जो है
एक रेखीय क्रम यानी लीनियर क्रम में रहते हैं, इसलिए इसका नाम ही क्या है, लीनियर। और इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। वापिस एक बार रिपीट कर देती हूँ, जो टेट्राड है वो 4 टाइप्स के होते हैं। टेट्राहेड्रल, जिसके अंदर क्या होता है, चारों जो है 3 जो सामने दिखाई देते हैं, एक उसके पीछे रहता है। आइसोबाइलेटरल में चारों एक ही तल में होते हैं। रेसिप्रोकेट में क्या होगा कि 3 दिखाई देते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री के एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, तो ऊपर वाले 2 तो सामने दिखाई देते हैं और नीचे वाला केवल एक ही दिखाई देता है, एक उसके पीछे रहता है। और अपने 4th में क्या है, टी शेप्ड। टी शेप्ड में क्या होता है, ऊपर वाले 2 तो अनुप्रस्थ रहेंगे और नीचे वाले 2 लॉन्गिट्यूडनल रहेंगे, तो अपने को कैसी आकृति दिखाई देगी, टी शेप की आकृति दिखाई देगी। और 5वां है लीनियर, एक ही रेखीय क्रम में रहते हैं, इसे अपने लीनियर बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेलोफिला। ये तो अपने टेट्राड की टाइप्स हो गई। आगे अपन देखते हैं कि मैंने बताया कि टेट्राड किसको कहते हैं, जिसमें 4 पोलन ग्रेन होते हैं। कितने पोलन ग्रेन होंगे, 4। जो ये आकृति दिखाई दे रही है, 4 से ज्यादा यदि पोलन ग्रेन एक साथ जुड़ जाए तो एक विशेष आकृति बनती है, जिसको हम पॉलिनिया बोलते हैं। यानी 4 टेट्राड से ज्यादा यदि आपस में एक साथ जुड़ जाते हैं तो एक विशेष स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको पॉलिनिया कहते हैं। पॉलिनिया किसमें पाया जाता है, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में। किसमें पाया जाएगा, कैलोट्रोपिस प्रोसेरा में पाया जाता है। और इस स्टेज को अपन पॉलीस्पोरी भी बोलते हैं। वापस एक बार समझा दूं मैं कि इसके अंदर क्या है कि टेट्राड कब बनते हैं, जब 4 पोलन ग्रेन आपस में जुड़ते हैं। कभी कभी क्या होता है, 4 से ज्यादा जुड़ जाए तो एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको हम पॉलिनिया बोलते हैं। और पॉलिनिया का एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस प्रोसेरा। इस स्टेज को हम इसको पॉलीस्पोरी भी बोलते हैं। अब देखो अपना एंथर पूरा वेल डेवलप्ड हो गया। अब एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना क्या कहलाएगा, डिहाइसेंस कहलाएगा। एंथर से पोलन ग्रेन का निकलना डिहाइसेंस कहलाएगा। इसके अंदर इसको 4 भागों में डिवाइड किया है। नंबर 1 ट्रांसफर, दूसरा लॉन्गिट्यूडनल, तीसरा कोर और चौथा वेल्वुलर। यहाँ इसको पार्टीशन भी बोलते हैं। ट्रांसफर में क्या होगा कि जो एंथर लोब है वो अनुप्रस्थ भित्ति के रूप में फट जाएगा, यानी वो ट्रांसफर उसकी कटिंग हो जाएगी और वहां से पोलन ग्रेन्स बाहर निकल जाएंगे। दूसरा है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल में क्या होगा, एंथर जो लोब है वो लंबाई में कटेगा और वहां से पराग कण जो है बाहर निकल जाएंगे। थर्ड है कोर। इसमें क्या होगा, एंथर जो है उसके ऊपर ही ऊपर 2-3 छेद बन जाते हैं। 2-3 छेद बनने से वहां से परागकण स्फुटित होकर बाहर निकल जाते हैं। चौथा है वेल्वुलर और पार्टीशन। इसके अंदर क्या होगा, एंथर लोब में 2-3 वॉल्स बन जाते हैं। अलग अलग जगह क्या होगा, 2-3 वॉल्स यानी कपाट नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है और वहां से परागकण स्फुटित हो जाते हैं। फिर ये देखिए मेल अपन ने मेन अपना स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, यानी मेल गैमेटोफाइट किसे कहेंगे। ये जो अपनी लास्ट स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो मेल गैमेटोफाइट है। लेकिन उससे पहले अपने को स्टडी करनी पड़ेगी जो परागकण है उसकी संरचना कैसी होती है। परागकण अपन ने बताया कहाँ से स्फुटित होते हैं, निकलते हैं, यहाँ कहाँ बनते हैं अपने को ध्यान है ना। MMC माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होता है और मियोसिस के द्वारा 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। ये माइक्रोस्पोर यानी परागकण कहलाते हैं। तो ये 4 जो परागकण बने उसमें से एक की संरचना, हर यानी अपन किसी एक की संरचना की स्टडी करेंगे तो ये कैसा होता है, एक कोशिकीय होता है। परागकण कैसा होगा, एक कोशिकीय होता है, आकृति में लगभग गोलाकार होता है और एक केंद्रकीय होता है। अपने परागकण कैसा होगा, लगभग आकृति में गोलाकार होता है, एक कोशिकीय होता है और उसमें एक ही केंद्रक होता है और यह 2 आवरणों द्वारा घिरा हुआ रहता है। इसकी कितनी कवरिंग होती है, इसके ऊपर 2 कवरिंग होती है। बाहर वाली कवरिंग तो एक्साइन कहलाएगी और अंदर वाली कवरिंग क्या कहलाएगी, इंटाइन। ये देखो न्यूक्लियस बताया हुआ है। बाहर वाली कवरिंग जो है इसकी मोटी होती है, वो एक्साइन होती है। अंदर वाली कवरिंग इसकी क्या होती है, इंटाइन होती है, जो पतली होती है। बाहर वाली एक्साइन है, उसमें स्पोरोपोलेनिन जमा हुआ रहता है। बाहर वाली क्या होती है, एक्साइन कहलाती है, इसमें स्पोरोपोलेनिन जमा हुआ रहता है। 2-3 जगह से ये खुली हुई रहती है। जैसे पूरी बता रही थी ना, कहीं कहीं से 1-2-3 जगह से ये कैसी रहती है, खुली हुई रहती है, जहाँ से इसको जर्म पोर बोलते हैं और यहाँ से जर्म ट्यूब
बाहर निकलती है। वापस समझ लो, जो अपन एक्साइन और इंटाइन दो चोल है, बाहर वाली एक्साइन है, एक्साइन मोटी होती है और इसमें स्पोरोपोलेनिन का जमाव हो जाता है। ये 2-3 जगह से क्या होती है, बाकी जगह तो कवर किए हुए रहती है, लेकिन 2-3 जगह से इसमें खुली हुई रहती है, छोटे छोटे छेद पाए जाते हैं, उसको हम जर्म पोर बोलते हैं। जर्म पोर से ही जर्म ट्यूब बाहर की ओर निकलती है। फिर अंदर वाली है पैक्टिन, वो लेयर कैसी होती है, पतली होती है। अब इसके अंदर क्या होगा, अपन देखिए अभी तक एक ही न्यूक्लियस है, ठीक है ना। धीरे धीरे क्या होता है कि न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाता है। न्यूक्लियस में माइटोटिक डिवीजन होता है, तो एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बन जाते हैं। एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहलाएगा और दूसरा जर्म न्यूक्लियस कहलाता है, यानी जर्मेटिव न्यूक्लियस भी अपन उसको बोलते, जनरेटिव न्यूक्लियस भी बोलते हैं। क्योंकि जो अपना वेजिटेटिव, फिर इसके अंदर क्या होता है, 2 न्यूक्लियस बनने के बाद 2 न्यूक्लियस बन गए, एक तो जनरेटिव न्यूक्लियस, दूसरा वेजिटेटिव न्यूक्लियस जिसको ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। तो अभी तक एक सेल में क्या है, 2 न्यूक्लियस बन गए, ठीक है ना। धीरे धीरे इस सेल में क्या होता है, पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन होने, पहले तो न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, फिर सेल में पार्टीशन हुआ। सेल में पार्टीशन होने से 2 सेल बन जाती है। एक सेल तो क्या होती है, आकार में बड़ी होती है, और दूसरी सेल क्या होती है, आकार में छोटी होती है। जो आकार में बड़ी सेल होती है उसको हम वेजिटेटिव सेल बोलते हैं, और जो आकार में छोटी सेल होती है उसको अपन जनरेटिव सेल बोलते हैं, ठीक है ना। यानी पहले न्यूक्लियस में डिवीजन हुआ, फिर सेल डिवीजन हुआ, तो एक सेल से 2 बन गई। जो बड़ी वाली सेल है वो तो वेजिटेटिव कहलाएगी, और दूसरी जो छोटी वाली सेल है वो जनरेटिव सेल कहलाएगी। अब क्या होता है कि यहाँ तक तो अपने फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ये बाद वाली जो है वो पॉलिनेशन होता है, उसके बाद की स्ट्रक्चर है। जो पॉलिनेशन होगा परागकण का, तो वह किसी भी फ्लावर की स्टिग्मा तक चले जाएंगे। वहां पर जाने के बाद क्या होता है, ये परागकण वहां रहेंगे, तो इसमें से क्या होगा, जो जर्म पोर था उससे पॉलन ट्यूब निकलेगी। तो इसके लिए पूरा कहते हैं कि जो वेजिटेटिव सेल जो है उससे जर्म ट्यूब बनती है, लेकिन इसका बिल्कुल फिक्स नहीं है कि वेजिटेटिव सेल से ही जर्म ट्यूब बनेगी, ठीक है ना। फिर जो अंदर वाली जर्म सेल थी वो इस पॉलन ट्यूब में चली जाती है, यानी वेजिटेटिव सेल से तो ये बन गई, और अंदर वाली जो जर्म सेल है वो किसमें चली जाएगी, पॉलन ट्यूब में चली जाएगी, ठीक है। पॉलन ट्यूब में जाने के बाद क्या होता है, इसमें डिवीजन होता है। डिवीजन होने पर क्या होगा, 2 मेल सेल्स बन जाएगी। अभी तक एक ही सेल है, 2 मेल सेल्स बन जाएगी, यानी इसको क्या बोलते हैं, 2 नर युग्मक बोलते हैं। क्या बोलेंगे अपन इसको, 2 नर युग्मक बोलते हैं। और जो दूसरी अपनी वेजिटेटिव सेल थी वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डीजनरेट हो जाती है। इसको मैं एक बार वापस समझा देती हूँ कि यहाँ तक तो अपन पढ़ चुके हैं कि इसमें एक्साइन होती है, इंटाइन होती है, जर्म पोर्स होते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि जो न्यूक्लियस है अभी तक तो एक है, फिर इसमें न्यूक्लियस में डिवीजन होने से 2 न्यूक्लियाई बन जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई, दूसरा जनरेटिव न्यूक्लियाई। फिर इसमें सेल में डिवीजन हुआ, 2 सेल बन गई। बड़ी वाली सेल जो बनी है उसको अपन वेजिटेटिव सेल कहेंगे, और जो छोटी वाली सेल है उसे जनरेटिव सेल कहेंगे। इसके बाद की जो स्टेज है, अपनी स्टिग्मा पर जब पोलन ग्रेन चला जाता है स्टाइल स्टिग्मा पर, तब की है। इसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब बन जाती है। पोलन ट्यूब जो बन गई तो उसके अंदर क्या होता है, कहते हैं कि पोलन ट्यूब जो है वो वेजिटेटिव सेल से बनती है, और जो जर्म सेल है वो इसके अंदर चली जाती है। जर्म सेल में अभी तक एक ही न्यूक्लियाई होता है। फिर धीरे धीरे क्या होता है कि इसमें डिवीजन हो जाता है। डिवीजन होने से 2 बन जाएंगे, 2 केंद्रक बन जाते हैं, इसको मेल न्यूक्लियाई बोलते हैं, 2 नर युग्मक बोलते हैं, और ये धीरे धीरे वेजिटेटिव सेल खत्म हो जाती है। यानी ये जो स्ट्रक्चर है वो मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। यानी परागणशील जो परागकण है, अंकुरणशील जो परागकण है वो मेल गैमेटोफाइट कहलाता है। यानी ये स्ट्रक्चर अपनी क्या है, मेल गैमेटोफाइट कहलाती है। फीमेल गैमेट के स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट को डिस्कस करते हैं। अपन सभी जानते हैं कि मादा जनन अंग होता है वो गाइनोशियम होता है, ठीक है ना। और जो गाइनोशियम की है सिंगल यूनिट जो होती है वो कार्पल होती है, उसको अपन पिस्टिल भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है, एक पुष्प में एक ही कार्पल होता है, और कभी कभी क्या होता है एक से ज़्यादा कार्पल होता है। तो एक से ज़्यादा कार्पल हो तो 2 तरह के बनते हैं, एक तो एपोकार्पस और एक सिनकार्पस। जो एपोकार्पस में क्या होता है, जो अलग अलग कार्पस होते हैं वो दूर दूर अलग अलग रहते हैं, और सिनकार्पस में क्या होता है कि जो अपने कार्पल्स होते हैं वो आपस में जुड़े हुए रहते हैं। अपन अब यहाँ कार्पल की स्ट्रक्चर देखते हैं, तो कार्पल को 3 भागों में डिवाइड किया।
सबसे नीचे वाला भाग जो फुला हुआ होता है, पुष्पासन पर लगा हुआ होता है, उसको अपन ओवरी बोलते हैं। ओवरी के ऊपर पतली लंबी ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है जिसको स्टाइल बोलते हैं, और स्टाइल के ऊपर जो होता है स्टिग्मा होते हैं। स्टिग्मा पर ही पोलन ग्रेन्स आकर लगते हैं। अब अपन ओवरी की स्ट्रक्चर देखें तो इसमें ओव्यूल्स लगे हुए रहते हैं। ओव्यूल्स एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो ओव्यूल ओवरी में एक व्रंतनुमा स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं, इसको हम एक व्रंतनुमा स्ट्रक्चर से जुड़े रहते हैं जिसको अपन फ्यूनिकल बोलते हैं। ठीक है ना। फ्यूनिकल का जो दूसरा पार्ट है जो ओव्यूल से जुड़ा हुआ रहता है, उस ओव्यूल से जुड़े हुए पार्ट को अपन हाइलम बोलते हैं। यानी उसको तो फ्यूनिकल बोलेंगे जहाँ से नीचे जुड़ा हुआ रहता है, और फ्यूनिकल का दूसरा पार्ट किससे जुड़ा हुआ रहता है? ओव्यूल से जुड़ा हुआ रहता है। अब अपन ओव्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। ये अपना पूरा ओव्यूल की स्ट्रक्चर दिखाई है। देखो जो मैच्योर ओव्यूल जो होता है वो उसका शेप जो होता है ओवल आकार का होता है। लगभग किस आकार का दिखाई दे रहा है? मैच्योर ओवल जो है वो ओवल शेप का होता है। और स्टार्टिंग में ये भी क्या होता है? एक पैरेन्काइमस टिश्यू का होमोजीनस मास होता है। पैरेन्काइमस टिश्यू होता है यानी एक जैसी सेल्स का होमोजीनस मास होता है जिसको अपन न्यूसेलस बोलते हैं। क्या बोलेंगे इस होमोजीनस मास को? न्यूसेलस बोलते हैं। यानी पहले पूरी एक जैसी कोशिकाओं का समूह होता है जिसको न्यूसेलस बोलते हैं। और न्यूसेलस के ऊपर दो इंटेग्यूमेंट्स होती है। एक तो आउटर इंटेग्यूमेंट और अंदर वाली इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ये देखिए इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट, यानी बाहर वाली आउटर इंटेग्यूमेंट और जो अंदर वाली लेयर है वो इनर इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। और जो अपना न्यूसेलस है उसका बेसल पार्ट चेलेजा कहलाता है। न्यूसेलस का जो बेसल पार्ट है अपना वो चेलेजा कहलाता है। यानी जो ये चेलेजा से ही इंटेग्यूमेंट्स बनती है। अपन कह रहे हैं ना कि भाई ये जो न्यूसेलस होमोजीनस मास है जो दो कवरिंग द्वारा घिरा हुआ रहता है, दो आवरण पाए जाते हैं उसके ऊपर। बाहर वाला जो आवरण है वो आउटर इंटेग्यूमेंट है और जो अंदर वाला आवरण है वो इनर इंटेग्यूमेंट है। और जो इस न्यूसेलस का बेसल पार्ट है वो चेलेजा कहलाता है। यानी कि जो इंटेग्यूमेंट है बेसिकली चेलेजा से ही बनती है। ठीक है ना। अब ये दोनों अपने आवरण बताए, इंटेग्यूमेंट कवर किए हुए रहते हैं, लेकिन एक जगह एक ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बन जाती है, यानी खाली जगह होती है, वो आपस में जुड़े हुए नहीं रहते। इस स्ट्रक्चर को अपन माइक्रोपाइल बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं? माइक्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है ना। अब ये जो माइक्रोपाइल के ऊपर वाला जो भाग है वो एम्ब्रियो सैक होता है। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगी? अपनी पूरी एम्ब्रियो सैक कहलाती है। यानी माइक्रोपाइल के पास ऊपर यहाँ एम्ब्रियो सैक बन जाती है। एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में अपन देखते हैं कि जो माइक्रोपाइल के पास वाला ध्रुव है वहाँ 3 कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है। इस समूह को अपन एग एपरेटस कहते हैं। इन 3 कोशिकाओं का जो समूह है उसे एग एपरेटस कहते हैं। तीनों में से एक तो एग सेल होती है और दूसरी सिनर्जिड सेल्स होती है। क्या होती है? एक तो एग सेल है, दूसरी सिनर्जिड सेल। यानी 3 कोशिकाओं का समूह है इस एम्ब्रियो सैक में जो माइक्रोपाइल के पास होता है उसे एग एपरेटस कहते हैं। इसके अंदर एग एपरेटस में एक सेल तो है, एग सेल कहलाती है, और दो सेल जो है सहायक कोशिकाएं हैं, इसको सिनर्जिड सेल कहते हैं। इसके विपरीत ध्रुव की तरफ भी 3 कोशिकाएं होती है जिसे एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। इन तीनों को अपन क्या बोलेंगे? एंटीपोडल सेल्स कहेंगे। और बीच में 2 कोशिकाएं होती है। स्टार्टिंग में तो ये 2 ही कोशिकाएं रहेगी, अलग अलग दोनों न्यूक्लियाई इसके कैसे रहेंगे? अलग अलग रहेंगे। लेकिन फर्टिलाइजेशन से जस्ट पहले क्या होता है कि ये जो 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं उनमें आपस में फ्यूजन हो जाता है। फिर ये क्या कहलाएंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाएंगे। यानी स्टार्टिंग में तो क्या होगा? अपन ने 3 कोशिकाओं का एक एग एपरेटस देखा, ऊपर 3 एंटीपोडल सेल है, 2 सेल बीच में होती है, वो दोनों पोलर न्यूक्लियाई कहलाएगी। फिर फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होगा? ये दोनों पोलर न्यूक्लियाई आपस में न्यूक्लियस जुड़ जाएंगे और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाएगा। ठीक है ना। और जो अपन ने बताया कि ये फ्यूनिकल जो होता है, फ्यूनिकल यानी ये अपनी ओवरी में जुड़ा हुआ रहता है। ये व्रंत जो है ओवरी में जुड़ा रहता है जिसको फ्यूनिकल कहते हैं। और फ्यूनिकल ओवल के जिस पार्ट में जुड़ा हुआ रहता है उसको हाइलम कहते हैं। फ्यूनिकल जो ओवल से जहाँ जुड़ता है वो पार्ट क्या कहलाएगा? अपना हाइलम कहलाएगा।
यानी ये जो अपनी स्ट्रक्चर है पूरी, इसमें 3 सेल ऊपर, 3 सेल नीचे और 2 बीच में, यानी कुल कितने हो गए सेल्स? 8 तो सेल हो गए इसके अंदर, और न्यूक्लियस इसमें कितने हो गए? 7 न्यूक्लियस, यानी इसके अंदर ये जो स्ट्रक्चर है 8 सेल एंड 7 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है। अब अपन आगे देखते हैं। ये तो अपनी पूरी ओव्यूल की स्ट्रक्चर की स्टडी अपन ने कर ली। अब अपन देखते हैं ओव्यूल के टाइप्स को डिस्कस करते हैं। नंबर 1 जो ए है वो ऑर्थ्रोटोपस ओव्यूल कहलाएगा। ऑर्थ्रोटोपस में देखिए इसके अंदर माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल तीनों एक ही सीधी रेखा में होते हैं। क्या क्या एक रेखा में होंगे? माइक्रोपाइल, चैलेजा और फ्यूनिकल, ये तीनों क्या होते हैं? एक ही सीधी रेखा में होते हैं। इसको हम ऑर्थ्रोटोपस बोलेंगे। इसका एग्जाम्पल है पाइपर और साइकस। फिर सेकंड नंबर का है, अब देखिए आप, एनाट्रोपस बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलेंगे? एनाट्रोपस बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, जो ओव्यूल जो है वो 180 डिग्री पर घूम जाता है। ओव्यूल इसका क्या होता है? 180 डिग्री पर घूम जाता है। उससे क्या होगा कि इसका माइक्रोपाइल और चैलेजा तो एक सीधी रेखा में रहते हैं, लेकिन इसका जो माइक्रोपाइल है वो हाइलम के पास में आ जाता है। वापस समझ लीजिए इसको, ये एनाट्रोपस है, इसमें ओव्यूल 180 डिग्री पर घूम जाता है। उससे क्या होगा, जो माइक्रोपाइल और चैलेजा है वो तो एक सीधी रेखा में रहेंगे, लेकिन माइक्रोपाइल जो किसके पास आ जाता है? हाइलम के पास आ जाता है। अब थर्ड नंबर का अपना है हेमी एनाट्रोपस। ये थर्ड नंबर का अपना क्या है? हेमी एनाट्रोपस है। इसके अंदर देखिए जो हेमी एनाट्रोपस ओव्यूल जो है, ओव्यूल इसके अंदर 90 डिग्री पर घूम जाता है। ओव्यूल क्या होगा हेमी एनाट्रोपस में? 90 डिग्री पर घूम जाता है। इसके अंदर क्या होगा कि माइक्रोपाइल और चैलेजा तो एक सीधी रेखा में रहेंगे, लेकिन ये फ्यूनिकल ओव्यूल जो है फ्यूनिकल के 90 के एंगल पर होता है। हेमी एनाट्रोपस में क्या होगा, जो ओव्यूल है वो 90 के एंगल पे रहते हैं, और इसमें माइक्रोपाइल और चैलेजा तो एक सीधी रेखा में ही रहते हैं। फोर्थ नंबर का है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस के अंदर देखिए आप, इसके अंदर क्या होगा, जो फ्यूनिकल जो ओव्यूल है वो फ्यूनिकल के 90 डिग्री के एंगल पर भी रहते हैं। यानी ये किसके समान है? हेमी एनाट्रोपस से मिलता जुलता ही है। इसके अंदर भी ओव्यूल 90 डिग्री के एंगल पर ही रहते हैं, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, माइक्रोपाइल और चैलेजा एक सीधी रेखा में रहेंगे, लेकिन जो इसका माइक्रोपाइल है वो हल्का सा बेंड हो जाता है। अपने हेमी एनाट्रोपस और कैम्पाइलोट्रोपस में क्या चेंज है? कैम्पाइलोट्रोपस में जो माइक्रोपाइल होता है वो हल्का सा बेंड हो जाता है। फिर अपना फिफ्थ नंबर का है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस में देखिए ये भी किससे मिलता जुलता है? ये भी अपने एनाट्रोपस से ही मिलता जुलता है। ये जो है एनाट्रोपस से ही मिलता जुलता है। इसके अंदर भी क्या होता है, ओव्यूल 90 डिग्री के एंगल पर ही घुमा हुआ रहता है, लेकिन इसमें क्या चेंज है, जो इसको एम्ब्रियो सेक जो है, इसका एम्ब्रियो सेक कर्व्ड हो जाता है। अंदर से देखिए ये जो एम्ब्रियो सेक है, एम्ब्रियो सेक कर्व्ड हो जाता है। किसके आकार का हो जाता है? हॉर्स शू शेप्ड हो जाता है, यानी घोड़े के नाल के आकार से कर्व हो जाता है इसका एम्ब्रियो सेक। ये किसमें आएगा? एम्फीट्रोपस में आएगा। इसका एग्जाम्पल है लेमना। फिर अपना लास्ट है वो सर्सिनोट्रोपस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सर्सिनोट्रोपस कहलाता है। इसके अंदर क्या होता है, ओव्यूल जो है 360 डिग्री पर घूम जाता है। अपना जो सर्सिनोट्रोपस के अंदर क्या होता है, जो ओव्यूल है वो 360 डिग्री पर घूम जाता है, और इसकी जो फ्यूनिकल इतनी लंबी होती है, बहुत ज्यादा लंबी होती है, वो ओव्यूल को चारों ओर से घेरे हुए रहती है। इसका एग्जाम्पल है कैक्टेसी कुल के ओपेंशिया है, जो कैक्टेसी कुल के अंदर आता है। ये अपनी टाइप्स हो गई। अब है अपना जो न्यूसेलस अपन ने देखा, अपन ने पीछे उसकी की स्ट्रक्चर की स्टडी करी, तो उसके अंदर अपन ने देखा एक होमोजीनियस मास होता है स्टार्टिंग में, एम्ब्रियो सेक नहीं बनता उससे पहले पूरा ओवल शेप का होमोजीनियस मास होता है, जिसे न्यूसेलस कहेंगे। अब क्या होगा, न्यूसेलस की कोई भी एक कोशिका जो आकार में बहुत बड़ी हो जाएगी, आकार में बड़ी हो जाएगी, उसका केंद्रक भी बहुत बड़ा हो जाएगा, वो कोशिका आर्कीस्पोरियल सेल कहलाएगी। आर्कीस्पोरियल इनिशियल भी बोलते हैं उसको, या आर्कीस्पोरियल सेल बोलते हैं। यानी कोई भी एक कोशिका बहुत बड़ी हो जाएगी आकार में, जिसको आर्कीस्पोरियल सेल या आर्कीस्पोरियल इनिशियल बोलते हैं।
अब इसमें क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। इस आर्किस्पोरियल सेल में क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से दो तरह की दो सेल बनेगी, एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। यानी आर्किस्पोरियल इनिशियल में पेरिक्लाइनल डिवीजन हुआ, पेरिक्लाइनल डिवीजन होने से दो सेल बनी, एक तो प्राइमरी पैराइटल सेल और दूसरी प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल से सेल वॉल फॉर्मेशन, प्राइमरी पैराइटल सेल से वॉल बनती है। और जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल होती है, जिसको भी एमएमसी बोलते हैं, ये मेगा स्पोर मदर सेल कहलाती है। क्या कहलाती है, मेगा स्पोर मदर सेल। फिर इसमें मियोसिस होता है और 4 मेगा स्पोर बनते हैं। इस एमएमसी में क्या होगा, मियोसिस होगा और 4 मेगा स्पोर मदर सेल बनेगी। देखिए आप डायग्राम में, ये देखिए मेगा स्पोर मदर सेल दिखा रखी है, इसमें एक ही न्यूक्लियाई होता है। फिर मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होता है, मियोसिस होगा। मियोसिस होने से क्या होगा, 4 मेगा स्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे, 4। एक से दो से कितने बन गए, 4 मेगा स्पोर। यानी यहाँ भी मेगा स्पोर का टेट्राड बनता है। क्या होता है, जो एमएमसी होती है मेगा स्पोर मदर सेल, उसके अंदर मियोसिस होगा और 4 मेगा स्पोर बनेंगे, उसका भी एक टेट्राड रहता है। लेकिन बाद में क्या होगा, 3 तो खत्म हो जाते हैं और जो न्यू सेल्स के पास वाला जो है फंक्शनल मेगा स्पोर रहेगा। यानी ऊपर वाले 3 तो खत्म हो जाएंगे, डीजनरेट हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। केवल एक मेगा टेट्राड में से केवल एक मेगा स्पोर जो है वो फंक्शनल मेगा स्पोर कहलाएगा, वही फंक्शनल रहेगा। 3 उसमें क्या हो जाते हैं, डीजनरेट हो जाते हैं। अब इसके अंदर देखो, एक के बाद एक 3 डिवीजन होते हैं। क्या होते हैं, फिर इस फंक्शनल मेगा स्पोर में एक के बाद एक करके 3 डिवीजन होते हैं। तो पहले वाले में 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। एक डिवीजन होने से इस फंक्शनल का जो न्यूक्लियाई है, फंक्शनल मेगा स्पोर का, उसमें 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। फिर उसमें एक और डिवीजन होगा, तो क्या होंगे, 4 न्यूक्लियाई बन जाएंगे। 2 एक ध्रुव की ओर चले जाते हैं, 2 नीचे वाले ध्रुव की ओर चले जाते हैं। फिर इसमें एक और डिवीजन होगा, तो 4 न्यूक्लियाई ऊपर और 4 न्यूक्लियाई नीचे। यानी 4 एक पोल की ओर चले जाएंगे, 4 दूसरे पोल की ओर चले जाते हैं। अब देखिए, जो दोनों सिरों पर 4-4 गए, उनमें से एक एक जो है बीच में आ जाएंगे। एक सेल न्यूक्लियाई इसमें से इधर आ जाएगा, एक न्यूक्लियाई इसमें से यहाँ आ जाएगा। तो आप पोलर एंड्स पे क्या रहे, ऊपर 3 रही, नीचे भी 3 रही और बीच में कितनी आ गई, 2 आ गई। इसके अंदर देखिए, जो अपना ऊपर वाला पार्ट है, जो 3 सेल है, वो तो एंटीकोडन सेल कहलाएगी और नीचे वाली 3 जो है वो सिनर्जिड सेल्स कहलाएगी। सॉरी, जो नीचे 3 है वो एग एपरेटस बनाती है, उसके अंदर एक तो एग सेल और 2 सिनर्जिड सेल्स कहलाएगी। और बीच वाले जो 2 होते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। बीच वाले 2 क्या कहलाएंगे, पोलर न्यूक्लियाई कहलाएंगे। और फर्टिलाइजेशन से पहले इनमें फ्यूजन हो जाता है, फिर वो सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाते हैं। इस स्ट्रक्चर को वापस हम पढ़ देख सकते हैं कि मेगा स्पोर मदर सेल है, उसके अंदर मियोसिस होता है, 4 मेगा स्पोर बनते हैं, मेगा स्पोर का टेट्राड बनता है, 3 डीजनरेट हो जाते हैं, नीचे वाली एक फंक्शनल रहेगी। फिर उसमें डिवीजन होगा तो 2 बन जाएगी, 2 दोनों पोलर एंड पे चली जाएगी। फिर एक और डिवीजन होगा, 4 बन जाएगी, 2 ऊपर 2 नीचे पोलर एंड पे। फिर एक और डिवीजन होगा, 4 ऊपर और 4 नीचे, यानी दोनों ध्रुवों के इधर 4-4 होगी। और 4-4 में से एक एक बीच में आ जाती है, 3 ऊपर रहेगी, 3 नीचे रहेगी और 2 किधर आ जाएगी, बीच में आ जाएगी। तो जो ऊपर वाली है वो तो एंटीकोडन सेल्स कहलाएगी तीनों। नीचे वाली जो तीनों है वो एग एपरेटस कहलाती है, जिसमें से एक तो एग सेल होती है और 2 सिनर्जिड सेल्स होती है। और जो बीच में जाते हैं वो पोलर न्यूक्लियाई कहलाते हैं। और फर्टिलाइजेशन से पहले तो ये 2 रहते हैं, फिर इनमें फ्यूजन होता है, फिर ये सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाते हैं। तो यहाँ अपन ने पूरी देखी, ये जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपना, फीमेल गैमेटोफाइट कहलाएगा। अब आप देखिए कि ये जो अपन ने मेगा स्पोरोजेनेसिस, वो प्रोसेस जो अपन ने पहले वाली स्लाइड में पढ़ा, वही मेगा स्पोरोजेनेसिस को एक बार वापस क्लियर समझा रही हूँ मैं। वही देखिए, एक जो सेल होती है वो मदर सेल, एम्ब्रियो सेल मदर सेल होती है, वो डिप्लॉइड होती है। क्या होती है, डिप्लॉइड होती है। फिर इनमें डिवीजन होता है, डिवीजन से 4 हैप्लॉइड सेल बनेगी अलग। फिर 4 में से एक तो 3 तो डीजनरेट हो जाएगी और एक सेल ग्रो करेगी, इसको नरिशमेंट मिलता रहता है, ये आकार में कैसी हो जाती है, बड़ी हो जाती है।
फिर इसके अंदर एक के बाद एक माइटोसिस होता है। तो पहले वाले माइटोसिस में 1 से 2 बनती है, फिर दूसरे में 2 से 4। फिर क्या होगा, ये जो 4 बनी ऊपर वाले सिरे पर, 4 ही नीचे वाले सिरे पर रहेगी, उनमें से एक एक क्या आ जाती है, अंदर आ जाती है। तो लास्ट में देखिए 3 सेल ऊपर, 3 नीचे और 2 बीच में रहेगी। ऊपर वाली तीनों क्या कहलाएगी, अपनी एंटीपोडल सेल्स। ये वाली अपनी तीनों एग एपरेटस, और बीच में जो पोलर न्यूक्लियर होते हैं वो आपस में जुड़कर सेकेंडरी न्यूक्लियर बना देते हैं। ये पहले वाले को वापस मैंने समझाने के लिए मेगास्पोरेसिस को रिपीट किया है। अब आगे देखिए, अपन ने अभी तक क्या पढ़ा है इस चैप्टर में, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगास्पोरोजेनेसिस, दोनों में क्या चेंज है। देखिए आप, जो माइक्रोस्पोर जो बनते हैं वो पोलन मदर सेल से मियोसिस द्वारा बनते हैं। जो माइक्रोस्पोर बनेंगे वो पोलन मदर सेल से मियोसिस द्वारा बनते हैं। और इधर देखिए जो मेगास्पोर होते हैं वो भी एमएमसी यानी मेगास्पोर मदर सेल से, ये भी मियोसिस द्वारा ही बनते हैं। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है वो कहाँ होती है, एंथर में होती है। और ये कहाँ होती है, मेगास्पोरोजेनेसिस ओवरी में होती है। थर्ड देखिए, जो इसमें क्या, जो माइक्रोस्पोर बनते हैं वो चारों फंक्शनल बनते हैं। माइक्रोस्पोर जो बनेंगे वो चारों फंक्शनल होते हैं, लेकिन इसके अंदर जो मेगास्पोर बनते हैं वो केवल 3 तो डिजेनरेट हो जाते हैं, केवल एक ही फंक्शनल रहता है। अब आप ठीक है, आज अपन ने सेकंड चैप्टर किया है। कुछ दिन बाद अपने इसका एंजियोस्पर्म का थर्ड पार्ट की स्टडी करेंगे अपन। ओके, थैंक्स।